Good morning, students. I am BK Singh. It is my 7th lecture on tissues for class 9th biology. In this class, I will describe about muscular tissue. Muscular tissue, the tissue which is responsible for the movement in our body. हम लोग के बॉडी के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिश्यू, उस टिश्यू का नाम क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जिस कंपोनेंट से बने हुए हैं उसको मसल्स के नाम से या मसल्स फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बॉडी के मूवमेंट के लिए मसल्स में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। A special type of protein is responsible for contraction and relaxation in the muscles, and that protein is known as contractile protein. तो जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम लोग के बॉडी में, उस मसल्स का नाम क्या होता है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसलिए लिखे हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल्स विच कॉजेज मूवमेंट। बॉडी के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मसल्स की, एक स्पेशल प्रोटीन के चलते ही, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो फंक्शन के आधार पर, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर, सेल के शेप के आधार पर ये मस्कुलर टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो मस्कुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियाक मसल्स। मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन जिस मसल से हुआ है, इस मसल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। एक वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी और कार्डियाक। तो वॉलंटरी मसल्स नाम से स्पष्ट है, वॉलंटरी हिंदी में उसको बोलते हैं ऐच्छिक, है ना, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जिसका मूवमेंट हम लोग के अकॉर्डिंग टू विल, और विल द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स इज अकॉर्डिंग टू आवर विल। हम लोग की इच्छा के अनुसार ये काम करता है। जैसे यानी वॉलंटरी मसल्स इज प्रेजेंट इन आवर लिम्स, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, ये हाथ पैर, इस सब में। जैसे हम जब चाहे अपने हाथ को उठा सकते हैं, पैर को हिला सकते हैं, नहीं जबड़ा हिला सकते हैं, है ना। तो इस सब, इसमें जो मसल्स पाया जाता है वो अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट में रहता है, इसलिए इसको वॉलंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं, है ना। ऐच्छिक, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। सिंस these muscles are attached to a skeleton or bones, hence this is also known as skeletal muscles. Voluntary muscles बोन से, इसका कनेक्शन किससे होता है? बोन, हड्डी, बोन से होता है, इसलिए वॉलंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। जब माइक्रोस्कोप में इसके सेल के स्ट्रक्चर को देखा गया, मसल्स फाइबर को देखा गया, तो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट पैच दिखाई दिए। इस तरह का देखिए बैंड दिखाई देता है वॉलंटरी मसल्स में, इस तरह का वॉलंटरी मसल्स के फाइबर का जब स्ट्रक्चर देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो इस तरह का देखिए डार्क और लाइट बैंड इसमें पाए जाते हैं। इसे देखिए, इस तरह के बैंड्स दिखाई देते हैं, देख रहे हैं ये बैंड्स, डार्क बैंड, ये स्ट्रक्चर डार्क, ये लाइट स्ट्रक्चर, ये थोड़ा लाइट रहेगा, इस तरह के मसल्स दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस अगर पाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं कौन सी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो अल्टरनेट ये डार्क और लाइट बैंड जो पाया जाता है ना, तो डार्क और डार्क बैंड पाए जाने के चलते इसको स्ट्रिएटेड मसल्स के नाम से भी जाना जाता है ना। तो
ये हो गया कि आपका कौन, वॉलंटरी मसल्स। इसके जस्ट अपोजिट इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी अनैच्छिक, जो आपकी इच्छा पर काम नहीं करता है। तो मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल्स, यह हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ये अपने अनुसार है ना। जब इसका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होगा ये अपने अनुसार होता है, हम अपने अनुसार इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया इनवॉलंटरी मसल्स। जैसे देखिए इन एलिमेंट्री कैनाल, जैसे फूड मटेरियल जो बॉडी में जाएगा, तो जैसे ही ओसोफेगस में जाता है, फूड पाइप है, तो ओसोफेगस के मसल्स में रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे होने लगता है, ऐसे करता है ना। और इसके चलते फूड मटेरियल भीतर की ओर क्या होगा, पुश किया जाता है। तो रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल के ओसोफेगस में, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रहा है अपने अनुसार कंट्रोल हम नहीं कर पाए, नहीं जब चाहेंगे तब इसके मसल्स को हम लोग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में नहीं डाल सकते हैं, है ना। हम लोग के विल पर यह डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको कहते हैं कौन, इनवॉलंटरी मसल्स। ब्लड वेसल्स का उसी तरह से ब्लड वेसल जो होते हैं उसका कंट्रैक्शन भी, उसका रिलैक्सेशन भी वो हम लोग के इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो अभी कौन मसल्स है, इनवॉलंटरी मसल्स है। आइरिस, आंख में जो ये आंख के भीतर पुपिल छेद है ना, आइरिस उसको कंट्रोल करता है कितने अमाउंट में लाइट आता है। लाइट की इंटेंसिटी जिस तरह से होती है उस तरह से आइरिस कंट्रैक्ट कर सकता है, आइरिस का और रिलैक्स हो सकता है। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मूवमेंट आइरिस में होता है यह किसके चलते होता है, जो मसल्स उसमें आइरिस में पाया जाता है वह क्या कहलाएगा, इनवॉलंटरी मसल्स। उस तरह से यूरेटर, नहीं यूरेटर जब पढ़ेंगे 10th क्लास में ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा एक्सक्रीशन में, किडनी का जो सेक्शन पढ़ेंगे ना, और किडनी का स्पेशल स्ट्रक्चर, तो किडनी का में यूरिन का जो यूरिन बनेगा, यूरिन बनकर जिस ट्यूब के माध्यम से यूरिनरी ब्लडर में आएगा उसको यूरेटर के नाम से जानते हैं। तो यूरेटर के जो मसल्स होते हैं वे भी बने होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स से बने होते हैं। तो हम लोग की इच्छा पर काम ये नहीं करता है। जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो अंडर माइक्रोस्कोप cells of involuntary muscles are long with pointed end, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखिए इनवॉलंटरी मसल्स का ऐसे स्ट्रक्चर पॉइंटेड इन, इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए ये है मसल्स, फाइबर है सब, पॉइंटेड इन स्पिंडल शेप, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें सब सेल में एक न्यूक्लियस, देखो सब सेल है एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस रहेगा, इसको बोलते हो यूनिन्यूक्लिएटेड। और ये सेल पॉइंटेड इन है, दोनों तरफ पॉइंटेड इन है, इसलिए इसको बोलते हो स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप माने सेल, माइक्रोस्कोप में इसके मसल्स को देखते हैं, इनवॉलंटरी मसल के सेल स्पिंडल शेप, लॉन्ग है, और क्या है यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसमें इस तरह का जो अल्टरनेट बैंड जो बताए हैं उस तरह का बैंड इसमें नहीं पाया जाता है ना। तो ये हो गया आपका इनवॉलंटरी मसल्स। एक थर्ड टाइप का मसल्स जो पाया जाता है हम लोग के हार्ट में, है ना। हार्ट में जो मसल्स पाया जाता है उसका नाम है कार्डियाक। हार्ट को कार्डियाक सिस्टम भी कहा जाता है, कार्डियाक, इसलिए हार्ट के जो विशेषज्ञ होते हैं, हृदय रोग के जो डॉक्टर होते हैं, उनको हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, कार्डियाक से संबंधित, इसलिए उसका नाम रखा गया कार्डियोलॉजिस्ट। उसी तरह से तो कार्डियाक में जो मसल्स पाए जाते हैं जिसके चलते रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट थ्रू आउट द लाइफ,
ये एक बार जब चालू हो जाता है तो वो कभी बंद नहीं हो सकता है। तो उस तरह का मसल्स जो हम लोग के हार्ट में पाया जाता है उस मसल्स को कार्डियाक मसल्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो हम लोग को हार्ट में जो पाया जाता है मसल्स क्या होगा, कार्डियाक मसल्स। अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा जाता है इसके मसल्स को, फाइबर को, तो यह इस तरह के देखा, ये भी सिलिंड्रिकल, देखो यह भी रहेगा किस तरह से, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, देखिएगा लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे देखिएगा ये ब्रांच है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये कार्डियाक मसल्स हैं, देखिए कार्डियाक मसल्स, इसमें भी स्ट्राइप रहेगा, लेकिन इसके सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये स्ट्राइप है, ये मसल्स ब्रांच होंगे। ये ब्रांच का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, इसके सेल में न्यूक्लियस, देखिए ये ब्रांचिंग है, लगता है कि पेड़ पौधों का जैसे ब्रांच निकलता है शाखा, उस तरह का ब्रांचिंग इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं, ये कभी थकने वाले नहीं होते हैं, है ना, एक बार चालू तो चालू, इसलिए इसका नाम रखा है कौन सी, कार्डियाक मसल्स कहते हैं। तो यह आपका कौन सी हो गया, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और एक और टिश्यू का पार्ट रह गया एनिमल टिश्यू में, वह क्या कहलाता है, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलस, एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस इंफॉर्मेशन। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन जाता हो, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वह क्या कहलाता है, नर्वस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं अगर आपको पिन या कांटा यहाँ चुभता है तो तुरंत खबर आपको मिलता है, तुरंत दर्द का महसूस होता है ना। ये कैसे यहां से वहां पहुंच गया, तो इसको कैरी करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू बॉडी में, वह किसके अंतर्गत आता है, नर्वस टिश्यू के अंतर्गत आता है ना। किसी चीज को थिंकिंग पावर, सोचने समझने का पावर, तो हम लोग क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और ये नर्व्स है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। यह किससे मिलकर बना है, नर्वस टिश्यू से बना है। तो यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इनोज एज नर्व सेल, या नर्व सेल को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है ना। नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। इसमें आपको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि स्टिमुलस कैसे एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, क्रिएट होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो स्ट्रक्चर इसमें देख लेंगे, न्यूरॉन का कैसे स्ट्रक्चर होता है, इसका सेल यूनिट। न्यूरॉन के लिए देखो इस तरह बनाएंगे आप। सबसे पहले इस तरह का एक राउंड स्ट्रक्चर बना लिया जाए और इसको ऐसे बना लो, इस तरह से। इस तरह बना लिया जाए। नर्व सेल, अन्य सेल से इसका अलग स्ट्रक्चर होता है। देखो इसका इंड जो है इस तरह से बटन लाइक स्ट्रक्चर इंड करता है एक सेल का। इसको नर्व इंडिंग के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं नर्व इंडिंग। यह जो राउंड स्ट्रक्चर है, यहां से देखो किस तरह का स्ट्रक्चर निकलता है, यहां ऐसे बना दे रहे हैं। देखो ये स्टार लाइक बन रहा है,
इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। और ऐसे देखिए, यही सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ये एंटीना जैसा स्ट्रक्चर हो गया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। बीच में न्यूक्लियस, सेल है तो न्यूक्लियस रहेगा, इसका न्यूक्लियस है देखो, ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये मेन पूरा जो है इसको सेल बॉडी कहते हैं, ये सेल बॉडी है। ये सब पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सेल बॉडी। जहां से देखो ये एंटीना जैसे स्ट्रक्चर आगे निकल के ब्रांचिंग हो गया ना, तो जहां से निकलता है इसको डेंड्रॉन कहते हैं। यहां से शुरुआत जो हो रहा है इसको क्या बोलोगे? डेंड्रॉन, डेंड्रॉन। और क्या ब्रांच जो हो जाता है ये ब्रांचिंग कहलाता है डेंड्राइट्स, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये रड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल गया, रड लाइक स्ट्रक्चर ये कहलाता है एक्सॉन। इसको बोलेंगे एक्सॉन। समनर सेल का पार्ट है एक्सॉन। उसके बाद देखो इस तरह से एक्सॉन के ऊपर इसका कवरिंग देखिए कैसे बनाया जाता है। इसको ऐसे ले देना है, फुलाकर ऐसे कर देना है, ऐसे यहां पर देखिए इसी तरह से इस साइड से भी कर देना है। देखो ये एक्सॉन कि ये बीच में एक सीथ होता है, कवर होता है ना, जो प्रोटेक्ट करता है एक्सॉन को। और ऊपर वाले जो सीथ है, जो कवरिंग है, इसको बोलेंगे माइलिन सीथ, माइलिन, माइलिन सीथ। आगे क्लास में मिलेगा माइलिन सीथ के ऊपर न्यूरिलेमा, ये सब स्ट्रक्चर इसका है डिटेल में, और है ना। तो यह आपका स्ट्रक्चर है, ये जो लिखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल, न्यूरॉन, नर्व सेल को क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन कहते हैं। तो क्या करता है, जैसे हम लोग बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जहां पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन लगा, तो सब में डेंड्राइट्स रहता है। वहीं डेंड्राइट्स पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये रिसीवर है। डेंड्राइट्स लेगा कहां पहुंच जाएगा? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से एक्सॉन होते 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 कहां चल जाएगा? नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग जहां खत्म होगा वहां से दूसरे सेल का इसका डेंड्राइट्स चालू हो जाएगा। इस तरह से पूरा जाल बिछा हुआ है बॉडी में। ये ब्रेन में या स्पाइनल कोड तक पहुंचता है और सारे इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन लाता भी है, इंफॉर्मेशन ले भी जाता है। अभी आपको एक सेल बताए, यही 10th क्लास में आओगे तो जब नर्वस टिश्यू का सेक्शन पढ़ाएंगे उसमें तो बताएंगे कि यह कितने टाइप का भी होता है। ये नर्व सेल भी होता है, खबर लाने वाला अलग, ले जाने वाला अलग, एनालिसिस करने वाला अलग, सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इस क्लास में खाली इस टिश्यू के बारे में आपको जानना था, जो इंफॉर्मेशन बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो नर्व सेल और मसल्स दोनों के माने कंबाइंड एक्शन से हम लोग के बॉडी में मूवमेंट आसानी से संभव हो पाता है। ठीक है, तो यही हुआ आपका जो टिश्यू जो चैप्टर है आज समाप्त हो गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं तो हमसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर 9931978788
803। और इसका सब नोट्स तैयार कर लेंगे, है ना। इनसाइड नोट्स जो स्कूल खुलेगा सब आप चेक करेंगे आप लोगों का कॉपी, हम पूरा नोट्स तैयार होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिएगा। थैंक्स।